नमस्ते एवरीवन, थेवेनिन्स थ्योरम फ्रॉम स्क्रैच टिल द एंड पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हो तो एग्जाम में आने वाला थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर का कोई भी प्रकार का सम आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, बिल्कुल मेरे बाकी के वीडियोज़ की तरह। इसलिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं जिससे आप जहाँ पे जंप करना चाहो वहाँ पे जंप कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। अब थेवेनिन्स थ्योरम में टोटल 3 प्रकार के सम्स एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले प्रकार का सम जिसमें वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सोर्स दोनों होते हैं एंड वो नॉर्मल प्रकार के सम्स होते हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जो दूसरे प्रकार के सम्स होते हैं उनमें एक करंट सोर्स भी होता है और जो तीसरे प्रकार के सम्स होते हैं उनमें एक साइड में सारे के सारे सोर्सेज होते हैं बट एक साइड में सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होता है। अब इस वीडियो में हम करने के वाले हैं इन तीनों प्रकारों के ऊपर एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टोटल 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हर प्रॉब्लम के बाद एक एडवर्टीजमेंट आएगा जिससे आपको लेक्चर मोनोटोनस या बोरिंग नहीं लगेगा और इस लेक्चर के आखिर तक थेवेनिन्स थ्योरम आपके कदमों में दूध पीता हुआ नजर आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, तुम्हें बस ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है और तुम्हारे आंसर्स निकल जाएंगे। शुरू करते हैं। अब वहां पे देखो, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट VTH। बट कैसे? बाय रिप्लेसिंग लोड रेजिस्टेंस विथ VTH। लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लोड रेजिस्टेंस हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दिया गया है विच इज 2 ओम जो A और Z के बीच में है, मतलब बेसिकली इसकी बात हो रही है। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेटिंग VTH। यहाँ पे अभी जगह नहीं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ बट एग्जाम में यहाँ पे लिख देना। उसके बाद रिप्लेस लोड रेजिस्टेंस विद VTH। जो ये है लोड रेजिस्टेंस उसको हम VTH से रिप्लेस कर देंगे और तुम्हें ये साइंस अज्यूम करनी पड़ती है। तो ऊपर का हमेशा प्लस अज्यूम करते हैं और नीचे का हमेशा माइनस अज्यूम करते हैं। आई मीन 99% ऑफ द लोग यही अज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? सॉल्व लाइक नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के सम्स तुम जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है। अब अगर तुम लोग को पता नहीं कि नोडल एनालिसिस के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं तो उसके लिए 4 स्टेप प्रोसेस मैंने वहां पे लिखी है नीचे। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द नोड्स। नोड्स का मतलब ये होता है कि अगर एक जगह से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजर रहे हैं तो उसको नोड्स कहते हैं। सो ये नोड है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें से बस 2 ब्रांचेस गुजर है। ये नोड है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें से भी बस 2 ब्रांचेस गुजर है। ये नोड है क्या? हाँ, ये नोड है क्योंकि इसमें से 1, 2 और 3 ब्रांचेस गुजर रहे हैं। सो दिस इज अ फर्स्ट नोड। इज दिस नोड? यस, क्योंकि इसमें से 3 ब्रांचेस गुजर रहे हैं, 1, 2 और 3। इज दिस नोड? नो। इज दिस नोड? नो। ये नोड है क्या? हाँ, क्योंकि इसमें से 1, 2 और 3 ब्रांचेस गुजर है। ये भी नोड है, ये नोड नहीं है। तो बेसिकली हमें हमारे 4 नोड्स मिल चुके हैं। हमने हमारे नोड्स आइडेंटिफाई कर लिया है। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल नोड्स। इक्विपोटेंशियल नोड का मतलब ये होता है कि अगर 2 नोड्स के बीच में कोई भी सोर्स प्रेजेंट नहीं है, रेजिस्टेंस सोर्स, एम्पियर सोर्स, वोल्टेज सोर्स, तो उन 2 नोड्स को हमें कंबाइन करके एक इक्विपोटेंशियल नोड बनाना पड़ता है। तो अभी फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में कोई भी सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो इनको हम ऐसे कंबाइन कर लेंगे। ये देखो, ऐसे कंबाइन कर लेंगे और ये रब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल नोड हो गया। बाकी कहीं पे भी इक्विपोटेंशियल नोड का स्कोप नहीं है, राइट। देन स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई द ग्राउंड नोड। ग्राउंड नोड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नोड जो या तो सबसे नीचे है या तो जिसमें से सबसे ज्यादा ब्रांचेस गुजर रही है। तो ये नीचे भी है और इसमें से सबसे ज्यादा ब्रांचेस भी गुजर रही है, इसलिए ये हमारा GN विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0 अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में इसका कोई वैल्यू दिया नहीं गया है। तो मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ दिया गया है दिस इज इक्वल टू दिस अज्यूम करो तो तभी कुछ लेना है, नहीं तो हमेशा ये 0 होता है, राइट। स्टेप नंबर 4, अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। फॉर्मूला क्या है? जहां से निकल रहा है माइनस जहां पे जा रहा है, प्लस माइनस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। बट कहां पे, किस पे अप्लाई करेंगे? यहां पे देखो, हमारे पास 1, 2 और 3 नोड है, मतलब 4 थे और हमने 3 कर दिए। बट इसमें से हमें इस नोड का वैल्यू अभी पता है तो हमें इन 2 नोड्स का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको हम V1 अज्यूम करते हैं, इसको हम V2 अज्यूम करते हैं, राइट। अब जब हम अज्यूम करते हैं हमें हर नोड से करंट्स बाहर फेंकने हैं। ओके, तो अभी सबसे पहले V1 के ऊपर जंप करते हैं। इसमें से करंट्स बाहर फेंकेंगे हम लोग, दैट इज दिस इज करंट 1, दैट इज I1 लेते हैं। ये हमारा करंट 2 जो हम बाहर फेंक रहे हैं और ये हमारा करंट 3 जो हम बाहर फेंक रहे हैं, राइट। V2 के ऊपर जंप करते हैं, ये हमारा I4 जो हम बाहर फेंक रहे हैं, ये हमारा I5 और ये हमारा I6। दोनों के दोनों जगहों पे हमने बस करंट्स को बाहर फेंका है और यही हमें हर नोड के साथ करना है और यही हमने किया। ठीक है,
इसके साथ नहीं करना है क्योंकि ये 0 है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, ये बस 0 है, ये ऐसे पड़ा रहेगा इधर। ओके, अब शुरू करते हैं हमारा कैलकुलेशन। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग अप्लाइंग KCL टू नोड 1। अब यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू, जहां से निकल रहा है माइनस जहां पे जा रहा है, तो I1 के ऊपर जंप करते हैं। I1 कहाँ से निकल रहा है? V1 से निकल रहा है। सो V1 माइनस जहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? GN के पास जा रहा है, तो उसका वैल्यू 0 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये रफ कर देता हूँ मैं। एंड प्लस माइनस वोल्टेज उधर लिखा है, आखिरी का फॉर्मूला देखो, तो यहाँ पे वोल्टेज है क्या? है रास्ते में, तो यहाँ पे प्लस लिखो या माइनस लिखो, तो -2 लिखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस से गुजर रहा है, फिर माइनस से गुजर रहा है और आगे जा रहा है। ये बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, ठीक है। तो आखिरी किससे गुजर रहा है? माइनस से गुजर रहा है, इसलिए मैंने -2 लिखा, ठीक है। एंड अपॉन रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस है क्या रास्ते में? हाँ है, 2 लिख दिया। ओके, उसके बाद प्लस I2 के ऊपर जंप करते हैं। I2 कहाँ से निकल रहा है? V1 से निकल रहा है। माइनस कहाँ पे जा रहा है? GN के पास जा रहा है, GN 0 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस वोल्टेज, रास्ते में कोई वोल्टेज है क्या? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है क्या रास्ते में? हाँ है, 12 प्लस आगे I3 के ऊपर जंप करते हैं, जहां से निकल रहा है V1 से निकल रहा है, माइनस V2 के पास जा रहा है। सो V2 प्लस माइनस वोल्टेज, रास्ते में कोई वोल्टेज नहीं है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है? तो 12 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, मतलब बेसिकली कॉमन, राइट। सो इसलिए मैं 12 नीचे लिख रहा हूं और ऊपर क्या? 2 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 मिलेगा? 2 के साथ 6 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे मुझे 12 मिलेगा, इसलिए 6 के साथ मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, दैट इज 6 V1 माइनस 6 × 2 दैट इज 12 प्लस 12 के साथ मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे आंसर 12 मिलेगा? तो 12 के साथ अगर मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो आंसर मुझे 12 मिलेगा, इसलिए 1 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 1 × V1 दैट इज V1 एंड प्लस 1 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई अप्लाई करूं जो मुझे 12 मिलेगा? तो 1 के साथ अगर मैंने 12 मल्टीप्लाई किया तो मुझे 12 मिलेगा, इसलिए 12 के साथ मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 12 V1 माइनस 12 V2 इज इक्वल टू 0। ये जो 12 है उधर चलेगा, 0 हो जाएगा। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 6V1 प्लस 1V1 दैट इज 7V1 एंड 7V1 प्लस 12V1 दैट इज 19V1। सो 19V1, V2 को सॉल्व करेंगे दैट इज -12V2, और कोई V2 नहीं है इसलिए -12V2 एंड उसके बाद -12 इज इक्वल टू 0, राइट। अब 19V1 माइनस 12V2 इज इक्वल टू 12, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जो चीज़ हमने V1 के साथ की वही चीज़ हम V2 के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग KCL टू नोड 2। अब यहाँ पे V2 में I4 के पास जंप करता है, I4 के साथ भी वही चीज़ें सब करेंगे। सो जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, तो कहाँ से निकल रहा है? V2 से निकल रहा है, V1 के पास जा रहा है। सो V2 माइनस V1 प्लस माइनस वोल्टेज, बीच में कोई वोल्टेज नहीं है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 1 प्लस। अब यहाँ पे I5 के रास्ते में VTH है तो इसलिए उसका वैल्यू ही 0 आएगा, राइट, लिखने की जरूरत नहीं है। I6 के ऊपर जंप करता है, सो जहाँ से निकल रहा है V2 से निकल रहा है, माइनस जहाँ पे जा रहा है GN के पास जा रहा है, GN के वैल्यू 0 है, प्लस माइनस वोल्टेज, तो बीच में वोल्टेज है, हाँ है, तो -4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी में माइनस के होकर के आगे गया था, इसलिए -4 हमने लिखा एंड अपॉन रेजिस्टेंस अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। ओके, हम बाय द वे ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सुंदर बनाएंगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, कॉमन है? 3। तो 1 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, 1 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, इसलिए 3 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3V2 माइनस 3V1, और 3 के साथ ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जिससे मुझे 3 मिलेगा? अगर 3 के साथ मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो मुझे 3 मिलेगा, इसलिए 1 के साथ मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज प्लस V2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 उधर गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे -3V1 और प्लस 4V2 और -4 इज इक्वल टू 0, -4 उधर लेके गया तो +4 आएगा, तो इसीलिए 4, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे ख्याल से मेनू में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन का ऑप्शन, इसके बाद 1 और
2 चूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास बस V1 और V2 है, V3 नहीं है, इसलिए 2 ही चूज़ करेंगे। तो 19 V1 हमारा इक्वेशन नंबर 1 में है, उसके बाद -12, उसके बाद 12 और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में -3 और उसके बाद 4 और उसके बाद 4 और इज इक्वल टू आंसर आता है 2.4 एंड 2.8। अब V1 और V2 की जो वैल्यू आई थी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे हमें V1 और V2 की वैल्यू तो मिल चुकी है, बट VTH की वैल्यू अभी तक नहीं मिली। अगर हमें VTH की वैल्यू निकालनी है तो हमें वोल्टेज इक्वेशन निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैलकुलेटिंग वोल्टेज इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो जो हमारा VTH है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब बेसिकली I5 के लाइन में प्रेजेंट है। तो हम इधर से शुरू करेंगे और इधर तक जाएंगे, मतलब इसी लाइन को पकड़ेंगे और V2 जो है वो ऊपर है, GN जो है वो नीचे है, मतलब V2 से GN जा रहे हैं ना हम लोग। तो इसीलिए मैं लिखता हूँ V2, यहाँ पे देखो -VTH और -GN। -GN क्यों? क्योंकि V2 से GN जा रहा है और इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे -GN लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि GN का वैल्यू 0 है और इसीलिए V2 इज इक्वल टू VTH, क्योंकि -VTH उधर जाएगा तो V2 इज इक्वल टू VTH ही होगा और इसीलिए VTH का वैल्यू V2 होगा और V2 का वैल्यू है 2.8 वोल्ट, राइट। ये हमारा VTH आ चुका है। अब स्टेप नंबर 2 विच इज कैलकुलेटिंग RTH। अब स्टेप नंबर 2 यानी कि RTH कैसे कैलकुलेट करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है। तो यहाँ पे जो 2 वोल्टेज सोर्सेज थे मैंने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिए और जो करंट सोर्स है तो उसका तो सवाल ही नहीं क्योंकि करंट सोर्स है ही नहीं। और उसके बाद क्या है, सीरीज पैरेलल के मेथड से सॉल्व करो। तो अगर ये 2 चीज़ें अप्लाई किए तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे मैंने VTH की जगह पे RTH लिखा है क्योंकि हमें RTH कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीरीज पैरेलल मेथड क्या कहता है, अगर 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन उन दोनों का एडिशन होगा, और अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उन दोनों का सिंपली एडिशन होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 2 और 12 दोनों के दोनों पैरेलल में है, ओके, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक नोड है और इसीलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन होगा, मतलब 2 × 12 अपॉन 2 + 12। और अगर आप 2 × 12 अपॉन 2 + 12 करते हो तो आंसर आता है 1.71 और इसीलिए इसके जगह पे कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे 1.71 आंसर लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1.71 और 1 दोनों के दोनों सीरीज में आ रहा है, ठीक है। तो अगर सीरीज में आ रहा है 2 रेजिस्टेंस, दोनों का एडिशन होगा, दैट इज दोनों का एडिशन दैट इज 2.71 और इसीलिए यहाँ पे आएगा 2.71 एंड बाकी की सारी चीज़ें वैसे ही। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब बस मैंने इसको इधर लिया और उसको उधर लिया तो ये आ जाएगा। एंड अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों पैरेलल में आ गए और इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन होगा। और अगर आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आएगा 1.42, मतलब जो हमारा RTH होगा दैट इज इक्वल टू 1.42 ओम्स। एंड अब लास्ट स्टेप में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। हर बार आपको आखिरी में यही डायग्राम ड्रॉ करना है क्योंकि ये एक डिफॉल्ट डायग्राम है। अब ये सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। VTH की जगह पे VTH लिखेंगे जो है हमारा 2.8 और RTH की जगह पे RTH लिखेंगे जो हमारा है 1.42 एंड यहाँ पे RL की जगह पे RL लिखेंगे। RL हमारा था जो क्वेश्चन में दिया गया था दैट इज 2। अब इसको IL इज इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे VTH अपॉन RTH, सो VTH अपॉन RTH प्लस RL दैट इज 1.42 प्लस 2। और अगर आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपको मिलेगा 0.82 एम्पियर। एंड अब आपको आखिरी में लिखना है द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर इज 0.82 एम्पियर और ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे नोट्स के बारे में तुम लोग को बता देता हूँ। मैंने तुम लोग के लिए नोट्स बनाया है। नोट्स में एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। यहाँ पे हर एक टाइप के ऊपर हम बस एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जो अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हें सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएगी। बट अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ वो तुम्हें दिला सकती है और वो है प्रैक्टिस। इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और नोट्स परचेस करो।
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम रेजिस्टर। वही चीज़ें फॉलो करनी है, ज़्यादा कुछ नया करना नहीं है, बस यहाँ पे मैंने एक एम्पियर सोर्स डाला है, मतलब बेसिकली करंट सोर्स डाला है। अब यहाँ पे देखो स्टेप 1, रिप्लेस लोड रेजिस्टेंस विथ VTH। अब यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस क्या है 30 ओम, तो 30 ओम को मैंने VTH से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, राइट। अब यहाँ पे नोडल एनालिसिस के जैसे हमें इसको सॉल्व करना है। नोडल एनालिसिस का पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द नोड्स। 1 2 3 4 नोड्स है, ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है। क्यों नोड नहीं है, क्योंकि इसमें से बस 2 ब्रांचेस पास हो रही है, हमें 3 या 3 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल नोड्स। अब इन दो नोड्स के बीच में कोई सोर्स नहीं है, तो इसलिए इन दो नोड्स को हम कंबाइन कर लेंगे, ओके, ऐसे कंबाइन कर लेंगे। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द ग्राउंड नोड। अब यहाँ पे ये ग्राउंड नोड होगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे नीचे भी है और इससे सबसे ज़्यादा ब्रांचेस पास भी हो रहा है, ओके। अब स्टेप नंबर 4, अब यहाँ पे इसको V1 अज्यूम करते हैं, इसको V2 अज्यूम करते हैं और करंट्स फ्लो कराना चालू कर देते हैं। हमें आउटवर्ड्स करंट्स फ्लो कराना है, सो दिस इज I1 I2 I3, राइट, I4 I5 एंड I6। शुरू करते हैं। सबसे पहले I1 के ऊपर जंप करेंगे, अप्लाइंग KCL ऑन V1। जहां से निकल रहा है माइनस जहां पे जा रहा है, कहां से निकल रहा है, V1 से निकल रहा है हमारा I1। सो V1 माइनस कहां पे जा रहा है, GN के पास जा रहा है, वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस वोल्टेज, बीच में वोल्टेज है क्या, हाँ है, तो -150। -150 क्यों, क्योंकि आखिरी का माइनस है इसलिए ऐसे जा रहे हैं, तो आखिरी का माइनस है इसलिए -150 एंड अपॉन रेजिस्टेंस 15, राइट। प्लस I2 के ऊपर जंप करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट सोर्स है, इसीलिए हम ये सब फालतूगिरी वो सब फालतूगिरी नहीं करते बैठेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे -13 क्यों, क्योंकि हमारा जो I2 है वो ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए -13। और I3 के ऊपर जंप करेंगे, जहां से निकल रहा है माइनस जहां पे जा रहा है, कहां से निकल रहा है, I3 V1 से निकल रहा है और कहां पे जा रहा है, V2 के पास जा रहा है। सो V1 माइनस V2 प्लस माइनस वोल्टेज है नहीं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 6T इज इक्वल टू 0, राइट। इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे हम लोग। सो इन ये अभी अपॉन 1 है, राइट। सो अभी इन 3 नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों की तीनों टेबल में आता है और सबसे पहले आता है 60, राइट। सो यहाँ पे 60 लिखेंगे और ऊपर 15 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 16 मिलेगा। अगर मैंने 15 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 16 मिलेगा, और इसीलिए 4 को मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज 4V1 माइनस 600, ओके। अब 1 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 60 मिलेगा, 1 के साथ अगर 60 मल्टीप्लाई किया तो 60 मिलेगा, इसलिए 60 मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज 780 एंड उसके बाद प्लस 60 इंटू क्या इज इक्वल टू 60, 60 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 60, तो इसलिए 1 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज V1 माइनस V2 एंड इज इक्वल टू 0। अभी 60 उधर जाएगा और 0 ही आएगा, और हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले V1, सो 4V1 प्लस V1 दैट इज 5V1 और उसके बाद V2 माइनस V2 है, सो माइनस V2 एंड उसके बाद नंबर्स को करेंगे, दैट इज -600 माइनस 780 दैट इज 1380। और क्योंकि -1380 था तो मैंने उसको उधर भेज दिया और वो प्लस 1380 हो गया, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन के ऊपर जंप करेंगे, V2 के साथ वही व्यवहार होगा जो हमने V1 के साथ किया था। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग KCL ऑन V2। सो जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, सो V2 से निकल रहा है हमारा I4 और कहाँ पे जा रहा है V1, बीच में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन 60 प्लस I5 के ऊपर जंप करेंगे, जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है। सो V2 से निकल रहा है माइनस GN के पास जा रहा है, तो 0 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज भी नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 40 प्लस I6। अब यहाँ पे VTH है, इसलिए मैंने तुम लोग को पहले बोला तो लिखने की जरूरत नहीं, 0 ही है एंड इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है और जो सबसे पहले आता है कॉमन है। सो 160, 60, 260 और 120, और 120 40 की टेबल में भी आता है, सो दैट इज 120।
अब 60 इंटू क्या इज इक्वल टू 120, 2 इंटू 120, आई मीन 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120. सो इसलिए 2 से हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2v2 माइनस 2v1 प्लस 40 इंटू क्या इज इक्वल टू 120, 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 और इसलिए 3 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, दैट इज 3v2 और इज इक्वल टू 0. 120 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज माइनस 2v1 और प्लस 5v2 इज इक्वल टू 0 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2. अभी हमारा कैलसी है, मेनू में जाएंगे, यहाँ पे इक्वेशन एंड फंक्शन के ऑप्शन में जाएंगे 1 और 2 क्योंकि v1 और v2 ही है, v3 नहीं है. अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या था 5v1 माइनस 1v2 और इज इक्वल टू 1380 राइट. उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 माइनस 2v1 प्लस 5v2 एंड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 300 एंड 120 आर द आंसर्स. अब जो आंसर्स आए थे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बट यहाँ पे फिर भी हमें VTH नहीं मिला है, उसके लिए हमें वोल्टेज इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेटिंग वोल्टेज इक्वेशन. VTH इस लाइन में मतलब I6 के लाइन में है तो इसको फॉलो करेंगे, दैट इज V2 माइनस VTH और ऐसे जा रहा है तो माइनस 50 एंड उसके बाद माइनस GN क्यों, क्योंकि इधर से इसके पास जा रहा है, इसके पास से इसके पास नहीं जा रहा है, इसके पास से इसके पास जा रहा है, इसलिए माइनस GN. ओके इज इक्वल टू 0. अब ये माइनस GN हट जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू 0 ही है. अब यहाँ पे देखो V2 का क्या वैल्यू है, V2 का वैल्यू है 120, इसलिए यहाँ पे अच्छा चलो नीचे लिख देता हूँ 120 माइनस 50 इज इक्वल टू VTH. माइनस VTH उधर चला गया तो वो प्लस VTH हो गया और VTH इज इक्वल टू 120 माइनस 50 दैट इज 70 वोल्टेज राइट. ये हमारा VTH का वैल्यू मिल चुका है. स्टेप 2 RTH में मैंने क्या बोला था, क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देने का. जो वोल्टेज सोर्स थे वो मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिए और जो एम्पियर सोर्स है यानी कि करंट सोर्स है उनको ओपन सर्किट कर देना है. और उसके बाद जो हमारा VTH था उसके जगह पे मैंने RTH लिखा है और इसको अभी सॉल्व करना है. अब कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज पैरेलल मेथड से. अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनका एडिशन होता है, तो यहाँ पे 75 होगा. ओके तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 75 है और यहाँ पे 40 है, तो अभी ये 75 और ये 40 पैरेलल में है. अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन. सो RTH इज इक्वल टू 75 इंटू 40 अपॉन 75 प्लस 40 इज इक्वल टू 26.09 ओम्स. अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है जो मैंने ड्रॉ कर दी. यहाँ पे VTH की जगह पे VTH जो हमने फाइंड आउट किया था उसका वैल्यू, RTH की जगह पे RTH और RL की जगह पे जो क्वेश्चन में दिया था जो लोड रेजिस्टेंस था बेसिकली अपना वो वैल्यू डाल दिया एंड आखिरी में फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर दिया VTH अपॉन RTH प्लस RL एंड हमारा आंसर इसको कैलकुलेट किया तो 1.24 एम्पियर आ चुका है. और आखिरी में आपको लिखना है द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम रजिस्टर इज 1.24 एम्पियर एंड दैट इज योर आंसर. थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे. आगे बढ़ने से पहले फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं. मुझे मेरे चैनल को कैसे इंप्रूव करना चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं तुम लोग को एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊँ. राइट शुरू करते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम. अब यहाँ पे 12 ओम किधर है 12 ओम, हाँ ये हमारा 12 ओम है, तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो करना है वो कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है. स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट VTH. कैसे, बाय रिप्लेसिंग जो क्वेश्चन में दिया है विथ VTH, तो इसको मैंने VTH के साथ रिप्लेस कर दिया. ये AB और ये प्लस माइनस अज्यूम कर लिया जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था, ये साइड प्लस ये साइड माइनस राइट. उसके बाद जैसे नोडल एनालिसिस के सम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है. स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई द नोड्स. अब यहाँ पे नोड्स कौन से है, ये नोड है क्या, नहीं. ये नोड है क्या, नहीं. ये नोड है क्या, हाँ. ये नोड है क्या, हाँ. ये नोड है क्या, हाँ. ये नोड है क्या, नहीं. ये नोड है क्या, हाँ. ये नोड है क्या, नहीं. ये नोड है क्या, नहीं. ठीक है, तो बेसिकली 1 2 3 और 4 नोड्स मिल चुके हैं. स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल नोड. अब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल नोड कोई भी नहीं है क्योंकि हर दो नोड्स के बीच में कुछ ना कुछ फालतूगिरी है ही. ठीक है. देन स्टेप नंबर 3 आइडेंटिफाई द ग्राउंड नोड. ग्राउंड नोड वो नोड होता है जो ग्राउंड में होता है या तो जिसमें से सबसे ज़्यादा ब्रांचेस गुजर रहा है. तो यहाँ पे ये ग्राउंड नोड में है और कोई भी ऐसा नोड नहीं है जिसमें से सबसे ज़्यादा ब्रांचेस गुजर रहा है. सबके इसमें से बस 3 ही ब्रांचेस गुजर रहे हैं.
इसलिए दैट इज़ नॉट अ पैरामीटर टू कंसिडर, और इसलिए ये हमारा ग्राउंड नोड होगा। ओके, जी एन इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4, अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। अब यहाँ पे इसको मैं V1 कंसिडर करता हूँ, इसको मैं V2 कंसिडर करता हूँ और इसको मैं V3 कंसिडर करता हूँ। ठीक है, ये मैं एक बार रेड पेन से लिखता हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब V1 के ऊपर जाते हैं हम लोग, सबसे पहले एरोज बाहर फेंकते हैं, मतलब बेसिकली करंट्स बाहर फेंकते हैं। ये हमारा I1, ये हमारा I2 और ये हमारा I3, राइट। V2 में भी सेम चीज़ होगी, ये हमारा I4, ये हमारा I5 एंड ये हमारा I6। और V3 में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें एक अकेला वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें क्या कर रहे हैं मैं तुम लोग को तब बताऊंगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले I1 के ऊपर जंप करते हैं। सो क्या है हमारा फॉर्मूला? सबसे पहले लिखेंगे अप्लाइंग KCL टू नोड 1। सो अभी यहाँ पे सबसे पहले जहाँ से निकल रहा है I1, कहाँ से निकल रहा है? V1 से निकल रहा है, माइनस जहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? GN के पास जा रहा है। GN की वैल्यू 0 है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपॉन रेजिस्टेंस, ओके, और बीच में उसके बाद प्लस माइनस वोल्टेज है, तो रास्ते में वोल्टेज भी है, तो यहाँ पे हम माइनस 240 लिखेंगे। आई होप आपको पता है कि माइनस 240 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस आखिरी में माइनस है, तो माइनस से होकर के आगे जा रहा है, इसलिए आखिरी में माइनस था, इसलिए मैंने माइनस 240 लिखा। प्लस आगे बढ़ते हैं, I2 के पास जंप करते हैं। सो अभी यहाँ पे I2 को मैं डायरेक्टली +10 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि I2 में करंट है, और क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में I2 जा रहा है, इसलिए मैंने +10 लिखा। और 10 कहाँ से आया? करंट का वैल्यू है। प्लस अब I3 के ऊपर जंप करेंगे, यहाँ पे सेम वो चीज़ फॉलो होगी। कहाँ से निकल रहा है? जहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? V1 से निकल रहा है, V2 के पास जा रहा है। सो V1 माइनस V2 प्लस माइनस वोल्टेज, बीच में वोल्टेज नहीं है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 6, राइट, बीच में रेजिस्टेंस 6 है, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे। यहाँ पे 10 के नीचे मैं 1 अज्यूम कर रहा हूँ टू फॉर अ कन्वीनियंस। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है? तो 6 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, कॉमन है बेसिकली। सो 3 इंटू क्या इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, इसलिए 2 के साथ मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 2V1 माइनस 480 प्लस 1 इंटू क्या इज इक्वल टू 6, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, इसलिए 6 के साथ मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 60 प्लस 6 इंटू क्या इज इक्वल टू 6, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, और इसलिए 1 के साथ इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, दैट इज V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 6 उधर जाएगा तो 0 आएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 2V1 प्लस 1V1, दैट इज 3V1 माइनस V2। सो 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस 480 प्लस 60, दैट इज माइनस 420। सो माइनस 420 उधर जाएगा, दैट वुड बी प्लस 420, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग KCL टू नोड 2। अब यहाँ पे सबसे पहले I4 के ऊपर जंप करेंगे। क्या है फॉर्मूला? जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है। कहाँ से निकल रहा है? I4 V2 से निकल रहा है। सो V2 माइनस कहाँ पे जा रहा है? V1 के पास जा रहा है। V1 प्लस माइनस वोल्टेज है, क्या रास्ते में नहीं है, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 6 प्लस I5 के ऊपर जंप कर रहा है, जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, V2 से निकल रहा है। सो V2 माइनस कहाँ पे जा रहा है? GN के पास जा रहा है, GN 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस वोल्टेज, रास्ते में वोल्टेज नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, और अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 30। ओके, बाय द वे जो रास्ते में रेजिस्टेंस आता है वही लिखना है, ओके, आजू बाजू के रेजिस्टेंस नहीं लिखना है। एंड उसके बाद प्लस I6 लिखने की जरूरत नहीं है, उसका वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते में VTH है, तो कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब इज इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे, दैट इज अपॉन ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है? तो 30 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है। 6 5 30 होता है, ठीक है। अब 6 इंटू क्या इज इक्वल टू 30, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, और इसलिए 5 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, दैट इज 5V2 माइनस 5V1, ओके। एंड उसके बाद प्लस 30 इंटू क्या इज इक्वल टू 30, 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 30, और इसलिए 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, दैट इज V2 इज इक्वल टू 0। 30 उधर जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज माइनस 5V1 प्लस 5 प्लस 1, दैट इज 6V2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे V3 के ऊपर जंप करेंगे। अब V3 में एक अकेला वोल्टेज सोर्स है, बाकी कोई भी रेजिस्टेंस सोर्स वगैरह नहीं है एक लाइन में, तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली यहाँ पे V3 इज इक्वल टू 60 अज्यूम कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे V3 इज इक्वल टू 60 कैसे लिखा? V3 इज इक्वल टू 60 क्यों? मतलब पॉजिटिव 60 क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव बार है वो V3 की तरफ है और नेगेटिव बार नीचे है, ठीक है। जो V3 की तरफ होता है वो इधर आता है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से भी गए लाइक V3 और रास्ते में वोल्टेज आ रहा है तो -60 और इज इक्वल टू 0, तो भी V3 इज इक्वल टू 60 आता है। बट आई वुड सजेस्ट कि इसमें लाइक जैसे मेथड जो मेथड मैंने यूज़ की वही यूज़ करो, क्योंकि यही लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा कैल्सी है, मेनू में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन एंड इक्वेशन एंड 1 एंड यहाँ पे 2 चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास V3 है ही नहीं। आई मीन V3 का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है और 2 इक्वेशन है, और इसलिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 3V1 इसलिए 3 और -V2 इसलिए -1 और इसलिए और आगे 420। ओके, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 यानी कि -5 एंड उसके बाद 6 एंड उसके बाद 0। आंसर क्या आता है 193.84 एंड 161.53। अब जो V1 और V2 के आंसर आए थे यहाँ पे लिख दिया है, बट हमें VTH नहीं मिला है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेटिंग द वोल्टेज इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज इक्वेशन मतलब ये VTH यहाँ पे है, तो बेसिकली I6 के लाइन में है, तो I6 का लाइन कैलकुलेट करेंगे। सो V2 माइनस इसके थ्रू माइनस VTH, सो माइनस VTH माइनस V3। ओके, माइनस V3 क्यों? क्योंकि हम V2 से V3 जा रहे हैं। ओके, सो इसीलिए माइनस V3 एंड इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करेंगे। V2 का वैल्यू क्या था 161.53 और माइनस V3 का वैल्यू क्या था दैट इज 60 और इक्वल टू माइनस VTH उधर जाएगा दैट इज इक्वल टू VTH। और अगर VTH को अगर हमने कैलकुलेट किया तो इट वुड बी इसमें से 60 कैंसिल कर दो एंड इट वुड बी 101.53V। अब यहाँ पे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया। कैसे डायग्राम ड्रॉ किया? जो सारे वोल्टेज सोर्स थे उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया और जो जो करंट सोर्स थे उनको ओपन सर्किट कर दिया। तो ये डायग्राम हमें मिलता है विद ओनली रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे VTH को RTH में कन्वर्ट कर दिया जैसे हम करते आए हैं स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे देखो सीरीज पैरेलल्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सीरीज पैरेलल मेथड ये कहता है कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में उनका एडिशन होगा, तो अगर इनका एडिशन हो गया तो 9 ओम आएगा एंड 9 ओम और 30 ओम पैरेलल में, और इसीलिए जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन होता है। तो अभी उनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हुआ तो आंसर 6.92 आ चुका है एंड विच इज RTH इज इक्वल टू 6.92। देन अगला स्टेप क्या है? जो डायग्राम था सेम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे RTH की जगह पे RTH जो हमारा निकला था, देन RL की जगह पे RL जो क्वेश्चन में था एंड यहाँ पे VTH की जगह पे VTH। इसको इस फॉर्मूले में से कैलकुलेट करेंगे दैट इज 101 प्लस 53 अपॉन 6.92 प्लस 12। अगर इसको तुम कैल्शियम में सॉल्व करते हो तुम्हें मिलता है 5.36 एम्पियर, राइट। एंड दिस इज द आंसर एंड दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम। यहाँ पे लिख दो कि द करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम इज 5.36 एम्पियर। अब ये जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो इसके सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और सारे के सारे टॉपिक्स एक प्लेलिस्ट के अंदर बंद है, और वो जो प्लेलिस्ट है वो ये है, ठीक है। आपको इस प्लेलिस्ट में बस जाना है, सारे के सारे वीडियोस देख डालने हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा देखते हो और मेरे नोट से प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिलना तय है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।